अब हमारा अगला टॉपिक था राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। पावर टू promulgate ordinance of the governor। अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये एक प्रकार की विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति है। और जो है विधानमंडल के सत्र में नहीं होने के समय राज्यपाल को प्राप्त होती है। जैसे कि अधिराज्य की विधानसभा और विधानसभा में विधानमंडल में दो सदन हैं, विधानमंडल में दो सदन हैं, तो दोनों या दोनों में से कोई सदन सत्र में नहीं है और राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये राज्यपाल की है और अध्यादेश उसी पे जारी होता है जिस विषय पर कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल के पास है। जिन विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास है और अध्यादेश का वही प्रभाव होगा या वही बल होगा जो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का सेम रहता है। लेकिन ऐसे कुछ मामले हैं जहां पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कुछ मामलों में राज्यपाल तब तक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने उसे ऐसे अनुदेश ना दिए हो। और इसमें क्या है
अध्यादेश में ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें शामिल करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता था। ऐसे अध्यादेश जो है राज्यपाल नहीं लागू कर सकता है। दूसरा है कि यदि उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि यदि वे किसी विधेयक में होते तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता। तो ऐसे अध्यादेश भी जो है राज्यपाल के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। इस पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। एक और ऐसे है, जैसे यदि उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम पारित कर दिए जाने के बावजूद वह इस आधार पर अवैध घोषित हो जाता, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाना जरूरी था और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ही वह वैध होता। जी। ये था। दूसरा अध्यादेश के बारे में यह है कि अध्यादेश को लगातार जीवित रहने के लिए जरूरी है कि उसको 6 सप्ताह की अवधि पूरी होने पर विधानमंडल जो है उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर दे। अध्यादेश के निरंतर जीवित रहने के लिए जरूरी है कि राज्य का विधानमंडल नया सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह की अवधि पूरी होने से पहले उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर दे। और जिन राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किया जाना आवश्यक है। 2 सदन, ठीक है, दोनों द्वारा। वहां पे दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किया जाना आवश्यक है। यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों को समवेत होते हैं यानी असेंबल होते हैं तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना जो है बाद वाली तिथि से की जाती है। दूसरी चीज है कि राज्यपाल जब चाहे तब अध्यादेश वापस ले सकता है। राज्यपाल जब चाहे
अध्यादेश को वापस ले सकता है। इसके अलावा जो खारिज होता है यानी कि अध्यादेश को निर्जीव बनाने का एक तरीका विधानमंडल के पास भी है, और ये है कि यदि विधानमंडल अपने पुनः संवेद यानी रीअसेंबल पुनः संवेद रीअसेंबल होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को खारिज करने का संकल्प पारित कर देता है तो वह परिवर्तन में नहीं रहता है। इसमें शर्त है कि यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो संकल्प पहले विधानसभा से पारित होगा और विधान परिषद उसका अनुमोदन करेगा। इसके अलावा यदि 6 सप्ताह की अवधि में दोनों सदन द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति क्या है? राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट रखा जाए। ये वित्तीय शक्ति है। दूसरी चीजें जो है, कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। एक आकस्मिकता निधि से है, यानी राज्यपाल किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का प्रबंधन करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि कॉन्टिंजेंसी फंड से अग्रिम धनराशि ले सकता है। यह राज्यपाल को वित्तीय शक्ति दिया गया है। राज्यपाल की सहमति के बिना विधानसभा से किसी भी तरह के अनुदान यानी जिसे ग्रांट कहते हैं, है ना,
की मांग नहीं की जा सकती, मांग नहीं की जा सकती। इसके लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। राज्यपाल जो है राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, राज्यपाल हर 5 वर्ष बाद अपने राज्य की पंचायती संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ये था। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। और इसके लिए जो है हम लोग एक अनुच्छेद की बातें कर सकते हैं, वो है अनुच्छेद 161। इसमें जो है राज्यपाल को कुछ दंडों तथा दंडादेशों को क्षमा, निलंबित तथा परिवर्तित करने की शक्ति है, परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है। और ये शक्ति बिल्कुल वैसे ही है जैसे अनुच्छेद 72 के आदि जो है राष्ट्रपति के पास है। और इस शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की विधि के तहत दोषी ठहराए गए, यानी कि इसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य की विधि, केंद्र की विधि नहीं, राज्य की विधि के तहत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, पार्डन, उसका परिविलंबन, रिप्रीव, विराम, रेस्पाइट, परिहार, रिमिशन या लघुकरण करा सकता है। और जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति में 3 अंतर है। जैसे कि पहला अंतर है, राष्ट्रपति केंद्रीय विधियों के
तहत घोषित अपराध को, घोषित अपराधों से संबंधित दंड को, अपराधों से संबंधित दंड या दंडादेश, दंडादेशों पर क्षमा आदि की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। लेकिन वहीं पर जो राज्यपाल है, इसको राज्य विधि से संबंधित अपराधों के मामले में ये शक्ति प्राप्त है। दूसरा जो है, और जो केंद्र विधि होता है उसका दायरा भी बड़ा है राज्य विधि की तुलना में। दूसरा है कि सैन्य अदालत या फिर कोर्ट मार्शल, इसके द्वारा दिए गए दंड को माफ या कम करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है, और ये शक्ति जो है राज्यपाल को नहीं दिया गया है। राज्यपाल को ये शक्ति नहीं दी गई है। इसी तरह तीसरा जो है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ करने का अनन्य अधिकार रखता है, चाहे ये मृत्युदंड केंद्रीय विधि के द्वारा दिया गया हो या राज्य विधि के तहत दिया गया हो, ये माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है कि वह मृत्युदंड को माफ कर सके, माफ नहीं कर सकता। वह अधिक से अधिक इतना कर सकता है कि उसे यानी मृत्युदंड को स्थगित कर देगा, ज्यादा से ज्यादा जो है मृत्युदंड को स्थगित कर दे या फिर परिविलंबित, रिप्रीव या अथवा लघुकृत, माफ नहीं कर सकता, कर दे। ये तीन अंतर है। राज्यपाल की आपात शक्ति क्या क्या है? राज्यपाल की आपात शक्तियां इमरजेंसी पावर्स। यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि उसके राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं है, चलाया जाना संभव नहीं रहा है, तो वह राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट भेज सकता है, और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति उचित समझे तो, राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। घोषणा
कर सकता है। और यदि राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा करना चाहे तो इसके लिए रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है उसको, यानी राष्ट्रपति ऐसी घोषणा करना चाहे तो इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट का होना जरूरी नहीं है, वो उसके बिना भी उद्घोषणा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति चाहे ऐसी उद्घोषणा, ठीक है, तो इसके लिए इसको राज्यपाल की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या हैं? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां संविधान राज्यपाल को विशेष तौर पर ऐसी शक्तियां देता है जिन्हें उसकी विवेकाधीन शक्तियां कहा जा सकता है। जैसे कि संविधान में अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 में जो है इस शक्ति को दिया गया है। जैसे कि अगर अनुच्छेद 163 के पहले खंड में देखें तो इसमें कहा गया है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा राज्यपाल को यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी जिन बातों में इस संविधान द्वारा राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसी तरह अनुच्छेद 163 के दूसरे खंड में कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी कार्य की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं।
यानी अनुच्छेद 163 के दूसरे खंड में कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी कार्य की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, और पहला वर्ग जो है वो है जो संविधान ने व्यक्त रूप में दी है। दूसरा वो है जो संविधान में व्यक्त रूप में नहीं है या संविधान में उल्लेख नहीं है, व्यक्त रूप में नहीं है। इसको दो वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को। जैसे कि अगर हम पहले वर्ग को देखें तो व्यक्त रूप में दी गई विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिमिनेटरी powers given explicitly। और राज्यपाल को दो प्रकार की विवेकाधीन शक्तियां जो है व्यक्त रूप में दी गई है, और ये पहला वो है जो संविधान के भाग 6 में शामिल अनुच्छेदों द्वारा दी गई है, और दूसरा वो है जो अनुच्छेद 371 या कुछ अन्य अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल को शक्ति दी गई है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें तो भाग 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियां क्या क्या है जो राज्यपाल को दी गई है। पावर्स गिवन अंडर पार्ट 6, जैसे कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और यदि चाहे तो राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है, यदि चाहे तो राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित कर सकता है। ये चीजें। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत वह केंद्र को सिफारिश कर सकता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के तहत चलाना संभव नहीं रहा है, अतः राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है यह जो है मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी
और प्रस्तावित विधानों से संबंधित विषयों पर जानकारी मांग सकता है। इसके अलावा जो मेरा पहला था कि अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा करता है कि वह उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि यदि कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तो राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है। ये भाग 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियां दी गई है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 371 के द्वारा शक्ति प्राप्त है उस यानी कि कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों की शक्तियां। सर्टेन स्टेट कुछ ही राज्य में है, जैसे कि अनुच्छेद 371 इसके विभिन्न खंड में, और इसके अलावा जो है जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है इन दोनों में जो है कुछ राज्यों के राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति दी गई है। जैसे कि अगर हम लोग अनुच्छेद 371 की बातें करें, इसके तहत दी गई शक्तियों को राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व यानी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है। जैसे कि इसके अंदर देखें तो अनुच्छेद 371 के दूसरे खंड में इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति आदेश देता है तो महाराष्ट्र का राज्यपाल विदर्भ और मराठवाड़ा या शेष महाराष्ट्र के लिए और इसमें गुजरात भी शामिल था, तो गुजरात का राज्यपाल सौराष्ट्र कक्ष या शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना कर सकता है। यह अनुच्छेद 371 के दूसरे खंड में है। इसके अलावा जो है इसकी चर्चा हमने शुरू में किया था। अनुच्छेद 371 के क में कहा गया है कि नागालैंड के राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व दिए गए हैं, और इसमें क्या दिया गया है कि राज्य में
कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विशेषतः तब तक जब तक नागा पहाड़ी में एक क्षेत्र है, ये है त्युएन सांग क्षेत्र में आंतरिक अशांति समाप्त नहीं होता। इसी के अंतर्गत जो है, जो त्युएनसांग जिला है, इसके लिए 35 सदस्यों की एक परिषद स्थापना करना तथा उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित नियम बनाना। और जो तीसरा है उसमें है शेष राज्य तथा त्युएनसांग जिले के बीच धन का समतामूलक आवंटन करना। ये जो है अनुच्छेद 371 क के तहत जो है नागालैंड के राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। इसी तरह जो अनुच्छेद 371 ग है उसमें मणिपुर को लेकर मणिपुर के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो वह राज्य की विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की समिति बना सकेगा और उस समिति की कार्यप्रणाली के नियम बना सकेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। इसी तरह जो अनुच्छेद 371 चा है उसमें सिक्किम को लेकर है। सिक्किम के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। इसमें दिया गया है कि वह राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों के अधीन रहते हुए अपने विवेक से सुनिश्चित करेगा कि राज्य में शांति बनी रहे और राज्य की जनता के विभिन्न अनुभागों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित हो तथा समतामूलक हो। इसी तरह जो अनुच्छेद 371 ज है इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। और ये जो है राज्य के कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया गया है। जो अनुच्छेद जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाले राज्यपालों को अधिकार दिया गया है कि वे वहां क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए
विनियम बना सके, विनियम बना सकेंगे। एक इसके अलावा जो है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इसके राज्यपाल को भी यह विवेकाधीन शक्ति दिया गया है कि इन राज्यों से होने वाले खनिज उत्खननों में जनजातीय जिला परिषद को दी जाने वाली रॉयल्टी की राशि निर्धारित करें। यह राज्यपाल को शक्ति दिया गया है। ये तो व्यक्त रूप में दिया गया है। अब जो अव्यक्त रूप में है, यानी जो मेरा दूसरा था, अव्यक्त रूप में विद्यमान विवेकाधीन शक्तियां। ये वह शक्तियां हैं जो संविधान के किसी अनुच्छेद में स्पष्ट भाषा में नहीं लिखा हुआ है, किंतु संविधान के विभिन्न उपबंधों में अंतर्निहित है। जैसे कि अगर विधानसभा के चुनाव में किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल जो है निर्धारित करता है कि मुख्यमंत्री के पद के लिए किस व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए। दूसरा जो है कि अधिक कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की सीएम की अचानक मृत्यु हो जाती है और इसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है, तो राज्यपाल अपने विवेक से चुनता है कि किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। ये तीसरी चीज है कि मंत्रिपरिषद के भंग करने के मामले में राज्यपाल को व्यापक रूप से विवेकाधीन शक्ति मिली हुई है। और शक्ति क्या क्या है? तो यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद का बहुमत नहीं रहा है, तो वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह विधानसभा
का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करें। यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने से इनकार कर दें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। बर्खास्त कर सकता है। दूसरा है कि अगर विधानसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, किंतु फिर भी वह त्यागपत्र ना दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। ये चीजें जो है दिया गया है। इसके अलावा एक और है कि यदि मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य करे, यदि मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही हो या न्यायालय ने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार या किसी अन्य गंभीर आरोप में दोषी घोषित किया हो, किंतु वह इस्तीफा देने को तैयार ना हो तो मंत्री परिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। ये चीजें, ये हमारा राज्यपाल के से संबंधित है। हम जो है मुख्यमंत्री को देखते हैं। मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री का पद राज्य के शासन की धुरी है और औपचारिक दृष्टि से भले ही राज्यपाल राज्य के शासन का प्रमुख होता है, किंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में होती है, क्योंकि वह सरकार का प्रधान है। ये जो है सरकार का प्रधान होता है, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और राज्यपाल को अधिकांश स्थिति में उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है। जो भूमिका केंद्र में प्रधानमंत्री का है, वही राज्य में मुख्यमंत्री का है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति और इसके लिए एक अनुच्छेद है, वो है 164(a). इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यहाँ पर शब्द है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। यदि विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला है तो राज्यपाल के लिए उस दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य है, और इसमें एकमात्र शर्त यह है कि वह नेता विधायक बनने के निहरता से ग्रसित न हो, वो अहर हो। किंतु यदि चुनाव परिणामों में खंडित जनादेश प्राप्त हुआ है, यानी भी किसी भी दल के पास सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार तय करना होता है कि वह सबसे बड़े दल के नेता को बुलाए या किसी गठबंधन के नेता को। तो मुख्यमंत्री पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है, जैसे कि जो अनुच्छेद 164 का चौथा पार्ट है उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो। और ये जो नियुक्ति है, यानी ऐसी नियुक्ति 6 महीने के लिए वैध होती है। यानी कि यदि इस अवधि के दौरान वह व्यक्ति विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता हासिल कर लेता है तो वह अपने पद पर बना रह सकता है, नहीं तो उसकी नियुक्ति रद्द हो जाती है। जैसे कि एक केस था बीपी, एक केस था नहीं बीआर कूपर बनाम तमिलनाडु राज्य, और ये 2001 का मामला था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था कि 6 महीने तक विधानमंडल का सदस्य न होने की छूट केवल उन मंत्रियों के लिए है जो विधायक होने की अर्हता रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को विधानमंडल का सदस्य होने के लिए निरर्हर यानी डिस्क्वालिफाइड घोषित किया गया है तो उसे अनुच्छेद 164 के चौथे खंड का लाभ देकर मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। साधारणतः मुख्यमंत्री विधानसभा से होता है, पर विधान परिषद के सदस्यों को भी इस पद के लिए अर्हता प्राप्त होती है। अब हमारा है अन्य मंत्रियों की तुलना में मुख्यमंत्री की शक्तियां। Powers of the Chief Minister in comparison to the other minister।
जैसे कि अनुच्छेद 164 के पहले खंड में कहा गया था कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। और अनुच्छेद 164(1) के उपबंध में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। इसके संबंध में यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस मामले में राज्यपाल के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, यानी मुख्यमंत्री जिन भी व्यक्तियों की सूची राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल को उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। वह सिर्फ उन व्यक्तियों को नियुक्त करने से मना कर सकता है जो अनुच्छेद 173 में बताई गई अर्हता न रखता हो या अनुच्छेद 191 के तहत किसी निर्भरता से ग्रस्त हो, यानी कि जो अनुच्छेद 173 और अनुच्छेद 191 इसमें जिन व्यक्ति को निर्भरता दी गई है तो उसको राज्यपाल मना कर सकता है, राज्यपाल नियुक्त करने से मना। बाकी मुख्यमंत्री जो सूची देगा उस सूची के अनुसार राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है और इस दृष्टि से मुख्यमंत्री शेष मंत्रियों से काफ़ी ताकतवर हो जाता है। दूसरा ये है इसमें कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे और इस संबंध में भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें राज्यपाल के प्रसाद का वास्तविक अर्थ मुख्यमंत्री के प्रसाद से है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने के मामले में राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करना होता है। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीतियों या उसके नेतृत्व से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री को पूरा हक है कि वह उससे त्यागपत्र मांग ले, और यदि वह त्यागपत्र ना दे तो राज्यपाल को सलाह देकर उसे मंत्री पद से हटवा दे। इस तरह से यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री के कार्य निष्पादन से संतुष्ट नहीं है तो वह उसे हटाने की सिफारिश कर सकता है। तो इस मामले में जो है मुख्यमंत्री जो है अन्य मंत्रियों की तुलना में अधिक ताकतवर हो जाता है। मुख्यमंत्री के दायित्व responsibilities of the chief minister। तो इसके कई सारे दायित्व हैं। तो जैसे कि हम लोग देखना चाहे तो अलग अलग वर्गों में जैसे कि एक हो जाएगा राज्यपाल के संबंध में दायित्व, दूसरा जो है मंत्री परिषद के संबंध में दायित्व, तीसरा जो है विधानमंडल के संबंध में दायित्व, मुख्यमंत्री के अन्य दायित्व जैसे कि राज्यपाल के संबंध में क्या दायित्व है, तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्यों की चर्चा है। और जिसका संबंध जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच समन्वय बनाए रखने से संबंधित है। जैसे कि अनुच्छेद 167 के 3 खंड हैं। अगर हम सब खंड को देखें तो जैसे
अनुच्छेद 167 के काम में जो है इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राज्यपाल को प्रेषित करे, ये कहा गया है। इसी तरह जो अनुच्छेद 167 का दूसरा खंड है, इसमें कहा गया है कि यदि राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार को प्रशासन या किसी प्रस्तावित कानून से संबंधित जानकारी मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि उसे ऐसी जानकारी दे। और जो इसका तीसरा खंड है, अनुच्छेद 167 का तीसरा खंड ग जो है, इसमें कहा गया है राज्यपाल को एक विशेषाधिकार दिया गया है। इसके अनुसार यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल से अपेक्षा करने पर मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह उक्त निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। ये तीन जो है राज्यपाल के संबंध में दायित्व दिया गया है और इस तीनों प्रावधानों का मूल उद्देश्य जो है कार्यपालिका के विभिन्न स्तरों यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करना है, जो कि उचित ही है। अब हमारा जो दूसरा था वो था मंत्रिपरिषद से संबंधित दायित्व। इसमें कहा गया है कि वह यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल को सिफारिश करता है कि किन व्यक्तियों को मंत्री पद पर
नियुक्त किया जाना है, वह आवश्यकता होने पर किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। अगला जो है, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। तीसरी जो है, वह सभी मंत्रियों को प्रमुख नीतियों से संबंधित मामलों में निर्देश देता है और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जी करता है। ये जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित दायित्व थे। अब अगला जो है वो था विधानमंडल के संबंध में दायित्व। इसमें क्या दिया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल के विभिन्न सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है। इसके अलावा जो है वह विधानसभा का विघटन करने से संबंधित निर्णय भी कर सकता है, निश्चय कर सकता है। और सामान्य स्थितियों में राज्यपाल को यह सलाह माननी पड़ती है। राज्यपाल को उसकी यह सलाह माननी होती है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद को विधानसभा का विश्वास हासिल न हो तो राज्यपाल यह सिफारिश मानने से मना कर सकता है। अगला जो है वह स्वयं चीफ मिनिस्टर स्वयं या किसी मंत्री को विधानमंडल से संबंधित कार्य का प्रभार देकर यह सुनिश्चित करता है कि विधानसभा और विधान परिषद के प्रशासनिक
कार्यों में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसके अलावा जो है सीएम विधानमंडल के समक्ष सरकार की नीतियां प्रस्तावित करता है। अब अगला था हमारा मुख्यमंत्री के अन्य दायित्व। इसमें क्या है कि राज्य की सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते, यानी सीएम राज्य सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि होता है, नाते जो है वह जनता और मीडिया के समक्ष सरकार के कार्यकलाप तथा नीतियों से संबंधित पक्ष रखता है तथा नीतियों पर प्रश्न उठाए जाने की स्थिति में सरकार की ओर से उत्तर देता है। इसके अलावा जो है सीएम राज्य के विकास से संबंधित निकायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि राज्य योजना बोर्ड हो गया, इसकी अध्यक्षता करता है। जैसे अंतर राज्य परिषद हो गया, यानी इंटर स्टेट काउंसिल। इसी तरह जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया। इसमें जो है ये राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय परिषद है यानी रीजनल काउंसिल है, इसमें उपाध्यक्ष की भूमिका निभाता है। ये था। इसके अलावा जो अनुच्छेद 352 है, इसके तहत घोषित किए गए आपात की स्थिति में वह केंद्र के निर्देशों के अनुसार राज्य का शासन चलाता है। इसके अलावा जो है सीएम राज्य के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल हो गया। इसी तरह लोक सेवा आयोग, इसके सदस्यों की नियुक्ति यह हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री के
कार्यकाल को